नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करेंगे। देश भर में अब तक 37 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोरोना से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 97.22% हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा, संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मणिपुर में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 12 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। हिमाचल प्रदेश में तेज वर्षा के कारण स्थिति गंभीर, प्रधानमंत्री ने कहा, स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किसान सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों के निर्यात को मजबूती प्रदान करने के लिए नेफेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कोविड दिशा निर्देशों के साथ मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट 2021 का आयोजन देश भर में 12 सितंबर को होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया कल शाम 5 बजे से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से कल बातचीत करेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की तैयारियों की समीक्षा की। समाचार संध्या में अलका सिंह के साथ मैं लवलीन निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। श्री मोदी इनके साथ पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड की स्थिति के बारे में विचार विमर्श भी करेंगे। प्रधानमंत्री की ये बातचीत कोरोना महामारी की स्थिति से निपटने के तौर तरीकों का एक हिस्सा है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 37 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 12,35,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.22% हो गई है। कल 39,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। महामारी से अब तक 3 करोड़ से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 37,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या 4,50,000 रह गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे 2.32% और दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.59% है, जो कि लगातार 21वें दिन 3% से भी कम है। पिछले 24 घंटे में 724 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई है। अब तक 4,08,764 लोगों की मृत्यु हुई है। अब तक 43 करोड़ 23 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 14,32,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 38 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। इनमें से 1 करोड़ 54 लाख टीके उनके पास शेष हैं। 63 लाख 84 हजार से अधिक और टीके जल्द ही उन्हें मिल जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वो देश भर में टीकाकरण अभियान को और तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार व्यापक टीकाकरण अभियान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रही है। बिहार में आज से 10वीं कक्षा के ऊपर के सभी शिक्षण संस्थान खुल गए हैं। अभी 50% छात्रों की उपस्थिति की अनुमति दी गई है। तकनीकी और व्यावसायिक कॉलेजों सहित उच्च शिक्षा संस्थानों में 50% छात्रों के साथ ऑफलाइन पढ़ाई शुरू की गई है।
कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑफलाइन पढ़ाई के लिए कक्षाएं 15 अप्रैल से स्थगित कर दी गई थीं। कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार क्लासरूम को सैनिटाइज करने, थर्मल स्कैनर और पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। मेघालय में पिछले 24 घंटे के दौरान 273 नए मामलों की पुष्टि हुई है और कोविड संक्रमण से 5 लोगों की मृत्यु हुई। राज्य में कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या 913 हो गई है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने बताया कि इस संक्रमण से पूर्वी खासी हिल्स, दक्षिणी गारो हिल्स और पश्चिमी गारो हिल्स जिलों में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। कोविड संक्रमण से 523 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 49,830 हो गई है और सक्रिय मामलों की संख्या 4,110 है। 8,10,571 लोगों को कोविड रोधी टीके की खुराक दी गई है। केरल में स्वास्थ्य विभाग एर्नाकुलम जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए 15 जुलाई से 2 सप्ताह का विशेष टीकाकरण अभियान आयोजित करेगा। ऐसी महिलाएं पास के टीकाकरण केंद्र पर दोपहर 2 से 4 बजे तक टीका लगवा सकती हैं। टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू करने से पहले स्वास्थ्य कर्मियों को 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोविड-19 के मरीजों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आईआरसी के अध्यक्ष डॉक्टर चक्र राव ने कहा कि रोगियों के फेफड़ों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्राणायाम जैसे श्वास व्यायाम करते रहना चाहिए। If you have normal good diet, definitely the things that are necessary to produce the antibodies, that is immunity. If we can produce good amount of antibodies, that is we are producing the immunity. That is most important. And the immunity, there are particular cells, and if there is no deficiency in our diet, definitely automatically as the virus attacks, we will develop our immunity or antibodies to fight against the virus. श्री राव ने यह भी बताया कि लोग रोग प्रतिरोध क्षमता बनाने और स्वस्थ रहने में भ्रमित होते हैं। श्री राव ने समझाया कि प्रतिरक्षा का क्या अर्थ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि संसद का मानसून सत्र इस महीने की 19 तारीख से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में श्री बिड़ला ने कहा कि इस सत्र के दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। 11 बजे से मानसून सत्र शुरू होगा, 13 अगस्त तक चलेगा। कुल 19 बैठकें मानसून सत्र में होगी। पिछले 5 सत्र के अंदर संसद की उत्पादकता 122% रही। श्री बिड़ला ने पिछले सत्र को उपयोगी बताते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बीच हुए उस सत्र में सदस्यों ने सक्रियता से भाग लिया। उन्होंने संसद सदस्यों से कोविड के टीके लगवाने को कहा। कोरोना संक्रमण के समय भी माननीय सदस्यों ने संसद की कार्रवाई में हिस्सा लिया। इसके कारण चौथे सत्र में
167% उत्पादकता रही। मैं इसके लिए माननीय सभी सांसदों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मानसून का यह सत्र सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है कि वो अपनी वैक्सीनेशन लगाएं ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें। लोकसभा अध्यक्ष ने आगामी सत्र की तैयारियों की आज समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने संसद सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग करने की अपील की। श्री बिड़ला ने सदस्यों से आग्रह किया कि वो सदन में चर्चा में भाग लें और सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज इम्फाल में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया तथा 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। आज जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया उनमें एक नवनिर्मित 2 लेन और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 की मौजूदा 2 लेन शामिल हैं। इन राजमार्गों की कुल लंबाई 121 किलोमीटर और लागत 1,244 करोड़ रुपए है। श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 पर 62 करोड़ रुपए की लागत से मगरू नदी पर बने सुपर स्ट्रक्चर ब्रिज का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 पर 4 लेन सहित सड़क उन्नयन की जिन 12 परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया गया उनकी कुल बजट 2,842 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार देश के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। केंद्र सरकार परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे में सुधार लाने की पूरी कोशिश कर रही है क्योंकि ये दोनों पहलू राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं जिनसे गरीबी कम होगी और रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी giving highest priority for Northeast. There is a will, there is a way. If there is no will, there is only survey, discussion, seminar, committee, subcommittee, and business group. Generally, not only the government. When you don't want to do any work, a committee is a good solution. Let us appoint it and leave it. We call it in the political language the capsule of Sartamacin. So the strong political will is the most important thing, and that is the reason that I am confident that we can make it. कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री और सहकारिता मंत्री बीएल वर्मा और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह शामिल हुए। बाद में श्री गडकरी ने तामेंगलोंग जिले में मगरू नदी पर बने सुपर स्ट्रक्चर ब्रिज स्थल का दौरा किया और वहां एक जनसभा को संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में आज तेज वर्षा हुई। तेज बारिश से प्रदेश के कांगड़ा जिले को काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला प्रशासन को प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य के लिए तत्काल उपाय करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि धर्मशाला में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, जिसके बाद आज राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। राज्य के कई हिस्सों में भूस्खलन और राष्ट्रीय राजमार्गों के अवरुद्ध होने की घटनाएं सामने आई हैं। कांगड़ा जिले के धर्मशाला स्थित मैक्लोडगंज के निकट पर्यटन स्थल भागसू में अचानक आई बाढ़ से सार्वजनिक संपत्ति को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कांगड़ा के उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने आकाशवाणी को बताया कि धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुए नुकसान की समीक्षा की जा रही है और राहत और पुनर्वास के लिए टीमों का गठन किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने धर्मशाला आने वाले पर्यटकों को इस महीने की 13 तारीख तक यात्रा स्थगित करने की हिदायत दी है ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उपायुक्त निपुण जिंदल ने बताया कि धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्र में ठहरने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में तेज वर्षा से उत्पन्न स्थिति पर नजर रखी जा रही है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि अधिकारी राज्य सरकार के साथ काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि राज्य को हर संभव मदद दी जा रही है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों के सुरक्षित होने की कामना की। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात करके राज्य में तेज वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में जानकारी ली। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्यों के लिए जल्द ही वहां पहुंच रही हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वोत्तर राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करेंगे। देश भर में अब तक 37 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोरोना से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 97.22% हुई।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मणिपुर में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 12 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। हिमाचल प्रदेश में तेज वर्षा के कारण स्थिति गंभीर, प्रधानमंत्री ने कहा, स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किसान सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों के निर्यात को मजबूती प्रदान करने के लिए नेफेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट 2021 का आयोजन कोविड दिशा निर्देशों के साथ देश भर में 12 सितंबर को होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया कल शाम 5 बजे से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से कल बातचीत करेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की तैयारियों की समीक्षा की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा ने आज किसान सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के निर्यात लिंकेज को मजबूत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में एपेडा पंजीकृत निर्यातकों को नेफेड के माध्यम से लागू सभी सरकारी योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त करना शामिल है। समझौता ज्ञापन में प्रौद्योगिकी, कौशल, गुणवत्ता वाली उत्पादों और बाजार तक पहुंच जैसे मुद्दों को संबोधित करके सहकारी समितियों द्वारा निर्यात की स्थिरता और वृद्धि सुनिश्चित करने की भी परिकल्पना की गई है। एपेडा नेफेड द्वारा चिन्हित और प्रचारित सहकारी समितियों, एफपीओ, भागीदारों तथा सहयोगियों द्वारा निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा। एपेडा और नेफेड भारत और विदेशों में आयोजित होने वाले B2B और B2C मेलों सहित वैश्विक व्यापार में किसान सहकारी समितियों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि देश भर में मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवेदन करने की प्रक्रिया कल शाम 5 बजे से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। एक ट्वीट में श्री प्रधान ने कहा कि कोविड के मद्देनजर सुरक्षित दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए देश भर में 198 शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछले साल 155 शहरों में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि इस साल परीक्षा केंद्रों की संख्या भी 3,862 से बढ़ाई जाएगी। श्री प्रधान ने कहा कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्र पर सभी उम्मीदवारों को फेस मास्क वितरित किए जाएंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि वर्ष 2021 भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष त्रिवेणी यानी मुजीब बुरुशों की स्मृति, भारत बांग्लादेश राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ और बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की स्वर्ण जयंती है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु पीठ की स्थापना पर ज्ञापन समझौते के हस्ताक्षर समारोह में श्री श्रृंगला ने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान ने स्वाधीनता के लिए एक बड़ी लड़ाई का नेतृत्व किया। विदेश सचिव ने कहा कि शेख मुजीब समझते थे कि भारतीयों और बांग्लादेशियों का साझा भविष्य है और वो भारत बांग्लादेश मित्रता तथा बंधुत्व के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक विशेष महत्व देते हैं जो निकटता, सार और समझ को दर्शाते हैं। विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय कूटनीति के 2 प्रमुख स्तंभ पड़ोसी पहले और एक्ट ईस्ट नीतियां बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए समान आधार हैं। विदेश सचिव ने बताया कि कोविड महामारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा पर बांग्लादेश गए थे, जो दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंधों के महत्व को दर्शाते हैं। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू हो गई है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देश दुनिया में सबसे पुरानी है, जिसका वर्णन ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण में मिलता है। ये वार्षिक उत्सव प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा पुरी के शारदा बाली के पास गुंडीचा मंदिर पहुंचेगी।
इस बार पूरी रथ यात्रा में प्रत्यक्ष रूप में जो करीब 8,000 लोग शामिल हो रहे हैं उन सब का कोविड परीक्षण कर लिया गया है। लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से पुरी में कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठा न हो पाए। हालांकि देवताओं के लाखों भक्त छोटे पर्दे पर उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। भुवनेश्वर से आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश चंद्र दास। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने रथ यात्रा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से कल वर्चुअल बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और विधि मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित रहेंगे। पिछले महीने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों ने कठोर परिश्रम किया है। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे आने की अपील की थी। खिलाड़ियों के संघर्ष और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, हमारे खिलाड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। साथियों, ऐसे तो अनगिनत नाम है, लेकिन मन की बात में मैं आज कुछ ही नामों का जिक्र कर पाया हूँ। टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे, बल्कि देश के लिए जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को भारत का गौरव भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है। और इसलिए मेरे देशवासियों में आपको भी एक सलाह देना चाहता, हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है। हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना। सोशल मीडिया पर आप #Cheer4India के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक तथा कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री का ये संवाद ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। भारत की ओर से 18 खेलों में भाग लेने के लिए कुल 126 एथलीट टोक्यो जाएंगे। किसी भी ओलंपिक में भारत की ओर से भेजा जाने वाला यह सबसे बड़ा दल है। इस बार भारत 18 खेलों की 69 प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहा है। यह पहला मौका होगा जब भारत इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न खेलों की अलग अलग प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहा है। इसके अलावा इस बार भारत की ओर से विभिन्न खेलों में पहली बार भाग लिया जा रहा है, जिसमें अपने खेल इतिहास में पहली बार एक फेंसर भवानी देवी ने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। वहीं नेत्रा कुमानन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक हैं, जबकि साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज तैराकी में ए योग्यता मानक हासिल करके ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले देश के पहले तैराक हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की तैयारी और भागीदारी की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय समिति की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी उपस्थित थे। इस बैठक में टोक्यो ओलंपिक के लिए चयनित खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधा देने सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। श्री ठाकुर ने Cheer4India अभियान की प्रगति के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग लेने से पहले उन्हें प्रेरित करने के लिए कल टोक्यो ओलंपिक के लिए जाने वाले एथलीटों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत की तैयारियों पर भी चर्चा की। टोक्यो ओलंपिक से पहले Cheer4India अभियान के अंतर्गत खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए देश भर से शुभकामनाएं संदेश आ रहे हैं। बैडमिंटन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पीवी सिंधु के पिताजी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा, इस बार तैयारी तो बहुत बढ़िया हुआ है। हमें उम्मीद है कि सिंधु अच्छा खेलेगी और देश का नाम भी रोशन करेगी। मैं भी एक खिलाड़ी हूँ और इस बार तैयारी से मैं बहुत खुश हूँ और टोक्यो में जाके वो बढ़िया प्रदर्शन करेगी, मुझे तो बहुत उम्मीद है। सो मैं इस उम्मीद से ही मैं अपना बेटी को एनकरेज कर रहा हूँ और आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर द ओलंपिक।
वहीं भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के चाचा जी ने उन्हें ओलंपिक भाग लेने और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मैं नीरज चोपड़ा का चाचा भीम चोपड़ा बोल रहा हूं। मैं आकाशवाणी समाचार के माध्यम से नीरज को अपने पूरे परिवार की तरफ से शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं और आशा करता हूं कि वह ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करे और देश के लिए मेडल जीत कर लाए और देश का नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत। टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में अब कुछ दिन ही शेष हैं। आकाशवाणी से जारी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे ओलंपिक में स्टीपल चेज में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सेना के जवान अविनाश सावले की। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। महाराष्ट्र के बीड जिले के सेना के जवान अविनाश सावले ने अपने करियर में 5 बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है। प्रशिक्षक अमरीश कुमार के नेतृत्व में स्टीपल चेज में जाने से पहले उन्होंने अपने सहयोगियों के आग्रह पर पहली बार 2015 में इंटर आर्मी क्रॉस कंट्री में भाग लिया। सावले ने पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीपल चेज स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। उन्होंने 2018 में ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। फिर 2019 में दोहा में हुई विश्व एथलेटिक्स में 8 मिनट 26 सेकंड का समय निकालकर न सिर्फ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया बल्कि फाइनल में पहुंचकर इतिहास भी बनाया। वो विश्व चैंपियनशिप स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। स्टीपल चेज स्पर्धा में पदक पाने को अपना लक्ष्य बनाते हुए और अपनी तैयारियों पर सावले का कहना है, मेरा भी ऐसा सपना था कि मैं भी ऐसे खेलूं, अपने देश को रिप्रेजेंट करूं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अभी गेम स्टार्ट करूं। मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूं कि मुझे देश के लिए मेडल लेना है। मार्च में उन्होंने पटियाला में कमाल का प्रदर्शन करते हुए 8 मिनट 20.20 सेकंड का समय निकालकर अपने ही रिकॉर्ड को सुधारा। सावले टोक्यो में कीनिया और इथियोपिया के मजबूत एथलीटों के साथ फाइनल तक का सफर आसानी से तय करेंगे। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार द्वारा शुरू किए गए क्विज ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में देश के कोने कोने से श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रोताओं ने ईमेल के जरिए हमें जवाब भेजा है। कल के सवाल का सही जवाब भेजा है बिहार के पटना के रहने वाले अंशु पांडे। वो बनते हैं हमारी क्विज के विजेता। अंशु को आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। ओलंपिक क्विज में जीत हासिल करने पर आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अंशु ने कहा, आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंशु पांडे है और मैं ग्राम श्रीनगर जिला पटना बिहार से हूँ। मैं स्पोर्ट कैन प्रोग्राम रोजाना सुनता हूँ। मैं ऑल इंडिया रेडियो को ओलंपिक क्विज प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे ऑल इंडिया रेडियो न्यूज सुनना बहुत अच्छा लगता है। इससे मुझे देश दुनिया की खबर मिलती है और मुझे हर फील्ड में अपडेट रखती है। इस कंपटीशन को जीतने के बाद मुझे यह लग रहा है कि मैं भी अब टोक्यो ओलंपिक का एक हिस्सा बन चुका हूं। भारत से टोक्यो ओलंपिक के लिए जा रहे सभी खिलाड़ियों को मेरे और पूरे बिहार वासियों की ओर से ऑल दी बेस्ट और मुझे पूरा यकीन है कि टीम इंडिया सभी के दिलों को जीत लेगी। जय हिंद, जय भारत। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि छोटे और मध्यम किसानों की प्रगति सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ऐसे 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1,35,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करेंगे। देश भर में अब तक 37 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोरोना से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 97.22% हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा, संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मणिपुर में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 12 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। हिमाचल प्रदेश में तेज वर्षा के कारण स्थिति गंभीर, प्रधानमंत्री ने कहा, स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किसान सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों के निर्यात को मजबूती प्रदान करने के लिए नेफेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट 2021 का आयोजन कोविड-19 दिशा निर्देशों के साथ देश भर में 12 सितंबर को होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया कल शाम 5 बजे से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से कल बातचीत करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।